सेहत संदेश के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का वैद्य अभिमन्यु भार्गव की तरफ से, भार्गव आयुर्वेदा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का विषय है गैस, अपचन और अफारा, कब्ज। ये समस्याएं रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों अधिक आती हैं और आती हैं तो इसे कैसे पाएं निजात, क्या क्या करें उपाय, इन बिंदुओं पर आपके साथ विषय साझा करेंगे, जिससे कि गैस, कब्ज, अफारा को कैसे प्राकृतिक तरीके से लड़ने में, निकलने में और इसे निजात पाने में बहुत सरलता कैसे मिल सकती है। प्राकृतिक तौर तरीके, प्राकृतिक आहार, शरीर के अनुकूल लिया गया भोजन शरीर को हमेशा तुष्टि और पुष्टि देता है। जब हमारे खान पान में कोई न कोई छोटा व्यतिक्रम हो जाता है या शरीर के अनुकूल भोजन नहीं लिया जाता है तो वो धीरे धीरे तकलीफ का कारण बनता है, जिसकी शुरुआत गैस, कब्ज, अफारा से ही शुरुआत होती है। और हर व्यक्ति इस तकलीफ से जरूर पीड़ित भी होता है और इस बात को समझता भी है। सर्वप्रथम इस विषय को जानने से पहले हमें अपचन पर विचार करना चाहिए कि ये इनडाइजेशन क्या है, अपचन क्यों होता है, तो और बातों को सरलता से समझा जा सकता है। इनडाइजेशन हर कोई आसानी से जानता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमने आहार लिया, वो सही ढंग से नहीं पच रहा है। बात इतनी ही नहीं पूरी होती है, बस केवल ये समझ आ जाता है। लेकिन इसका कारण दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला तो यह है कि आपकी जो पाचन शक्ति है, जठराग्नि की जो पावर है, उसके ताकत से आपने ज्यादा भोजन ले लिया, जिसके फलस्वरूप अपचन होता है। पेट खुद रिएक्ट करता है लक्षणों के रूप में। हर व्यक्ति के अलग अलग लक्षण होते हैं। किसी का जो है सेंसिटिव एब्डोमेन होता है तो इसको लूज मोशन हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग होने लगती है, किसी को पेट में बहुत ज्यादा अफरापन हो जाता है, तनाव हो जाता है, लेकिन कारण अपचन ही है। अपचन के कारण को पहले अगर निवारण कर दिया जाए तो गैस, अफारा की स्थिति आएगी ही नहीं। ये पहला पॉइंट है। अपचन की रोकथाम के लिए, इनडाइजेशन से निकलने के लिए सही मायने में जो आपका आहार का सिलेक्शन है, इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन है, वो आपके प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। मतलब यदि आपको एसिडिटी है, उदाहरण के समझने का प्रयास करते हैं, यदि आपको एसिडिटी रहती है, पेट में ऊपरी हिस्से में जलन रहती है, दर्द भी होता है, कभी कभी एसिड का रिफ्लेक्स होता है, या पेट में थोड़ा मोड़ा मिर्च मसाले खा लेने से पेट में जलन हो जाती है, चाय का अधिक सेवन करने से पेट में जलन हो जाती है, ऐसे लोगों का अपचन, इनडाइजेशन, ये एसिडिक इनडाइजेशन कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, खाना खा लेते हैं, खाना जैसे लगता है कि पेट के ऊपरी भाग पर ही रखा हुआ है। इस प्रकार का अपचन आमाजीर्ण का अपचन है। आमाजीर्ण इसको बोलते हैं। दूसरी भाषा में ये कह लीजिए कि श्लेष्म, कफ ज्यादा बनने के कारण, वायु ज्यादा बनने के कारण जो खाया है वो वहीं ऊपर रुका हुआ है।
क्योंकि वायु विकृत होने के बाद जठराग्नि को बिगाड़ देती है। एसिड ज्यादा होने से जठराग्नि की जो रेगुलरिटी है, नियामक शक्ति है, वो कमजोर हो जाती है। तो अपचन को पूरी जड़ से मिटाने के लिए कारण को पहले समझना है। पित्त का कारण है तो पित्त, एसिड का कारण है तो एसिड का खान पान छोड़ दें। जो एसिड जो है बढ़ाने वाले हैं उसको अपने भोजन से उसको डिस्कनेक्ट करें और वैसे आहार लें जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो एल्कलाइन फूड है। लेकिन उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है जिन लोगों को एसिडिटी नहीं रहती है फिर भी इंडाइजेशन रहता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेट करने वाला, जो जठराग्नि को बढ़ाने वाला आहार लेना चाहिए, जिसमें जीरा, चित्रक, सौंफ, ये इंग्रेडिएंट, हींग, लहसुन, अदरक, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर यही एसिडिटी है तो ये नुकसान करते हैं। इसलिए अपनी प्रकृति को, अपचन के कारण को अच्छी तरह से समझना है। तब अपचन का उपचार करने पर, इंडाइजेशन को ध्यान देने से आप समझ लीजिए कि आपका पेट बिल्कुल सही और सुचारू रूप से काम करेगा। जब ये सही और सुचारू रूप से जब काम करना शुरू कर देगा, स्थिति आपकी पेट की बदल जाएगी। आप पूरी तरह से स्वस्थ होने लगेंगे। स्वस्थ नहीं है तो शरीर फिर ऊर्जित होने लगेगा। धीरे धीरे सभी धातुओं का पोषण होकर आप शरीर और स्वास्थ्य को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर यही क्रम इनडाइजेशन वाले लंबे समय तक चलता रहेगा तो पेट की गंभीर से गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। शुरू शुरू में गैस, अफारा, कब्ज ही एक लक्षण के रूप में नजर आते हैं। इसीलिए प्रथम दृष्टि से गैस, कब्ज, अफारा की जो प्रकार हैं, कारण हैं, उनको अलग अलग समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपचन क्यों हो जाता है, ये अभी हम लोग समझें कि अपचन की इस स्थिति में कैसे निकला जा सकता है, क्या क्या खान पान और क्या क्या उपचार और औषधि इंग्रेडिएंट कारगर है, उसका सूक्ष्म अवलोकन किया और उस पर बातचीत की। अपचन में पेट की प्रतिक्रिया जो होती है खुद ब खुद होने लगती है। जब आपका एसिडिक अपचन रहता है तो गैस, अफारा के साथ साथ कभी कभी लूज मोशन और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन मिलता है। लेकिन जिन लोगों को केवल जठराग्नि के कमजोर होने के कारण, यानी पाचक अग्नि का कमजोर होने के कारण गैस, अफारा होता है, उनमें गैस, अफारा केवल भारीपन और कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। और जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो अपचन के कारण जो अन्न विष के रूप में रिएक्ट करता है आंतों पर, अपचन के फलस्वरूप जो दूसरा टॉक्सिन बना हुआ है वो आंतों पर चिपक जाता है, जिसके फलस्वरूप जो आप आहार लेते हैं, जो आप खाना लेते हैं, वो खाना आंतों से जाता हुआ अनडाइजेस्टेड फूड वो दीवारों पर चिपक जाता है। वही फर्मेंटेशन का कारण बनता है, वही गैस का कारण बनता है। इसलिए पेट का रेगुलर साफ रहना गैस को कम करता है। तनाव, गैस तनाव का भी कारण होता है। जब गैस बहुत पुरानी हो जाती है तो ये मानसिक तनाव भी देती है, बेचैनी भी देती है, घबराहट भी देती है। क्योंकि वायु का कारण क्या होता है, ये ऊपर की तरफ वार करती है, ऊपर की तरफ पुश करती है। गैस हमेशा जो है ऊपर की तरफ दबाव पैदा करती है।
इसीलिए पेट की गैस जब ज़्यादा बनने लगती है, उसका निहरण नहीं होता है, अनुलोमन नहीं होता है, खारिज नहीं होती है, तो सिर से टकराती है। कभी गर्दन में दर्द होता है, कभी सिर में भारीपन रहता है, कभी चक्कर आते हैं, कभी कभी शोल्डर पेन होता है, कंधों में दर्द रहता है और विचारों में या शरीर के इनर कोर पर बेचैनी बनी रहती है। कारण एक है लेकिन लक्षण अनेक दिखते हैं। इसका मतलब जड़ ही ठीक कर दिया जाए, अन्न को अन्न विष में परिवर्तित होने से रोक दिया जाए, और जो अपचन के फलस्वरूप जो टॉक्सिन बनता है, आयुर्वेद में जिसे आम विष कहते हैं, आम रस बोलते हैं, जो म्यूसिलस टॉक्सिन होता है, वो आंतों पर ना रुके, ना चिपके, अगर बनता भी है किन्हीं कारणों से, वो दिन प्रतिदिन पेट साफ होने के रास्ते बाहर निकलता रहेगा, तो व्याधि नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। इसीलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी बीमारियों की जड़ पेट है, क्योंकि जो ये टॉक्सिन है, जो आपका खाना, अन्न के जो आपने आहार लिया, वो अन्न जब अपचित होता है तो वो अन्न विष के रूप में बिहेव करता है, और दूसरा जो टॉक्सिन बना, आम रस बना, वो दोनों आपस में रिएक्ट कर कर आंतों पर आपके जो रूटीन में लिया गया आहार है, वो आहार जब चिपक जाता है, वही फर्मेंटेशन और गैस तीव्रता से पैदा करते हैं, और वो दिन दैनिक कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने के कारण ये बीमारी और बढ़ने लगती है। और जब यही गैस, यही टॉक्सिन जिन जिन धातुओं को बात करें, जिसमें आपका प्लाज्मा हो गया, ब्लड हो गया, मसल्स हो गई, मेद हो गया, फैटी टिश्यूज हो गए, नर्व टिश्यू हो गए, बोन टिश्यू हो गए, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हो गए, जिनके जिनके कांटेक्ट में आएगा, जिनके जिनके साथ उसका कॉम्बिनेशन डेवलप होगा, वहां बीमारी पैदा कर देते हैं। यही बीमारी का कारण है, इसी को यही रूट काज है। उस कॉम्बिनेशन को रोकना है, मतलब जो टॉक्सिन आपके एब्डोमेन में है उसको फैलने से रोकना है। अगर जो हमारे खान पान, हमारी आदतों, हमारे आहार से कुछ गलत चीज बन भी गई है, तो उसको सहजता से बाहर निकालना है। तो बीमारियों का जो प्रिवेलेंस है वो कम होता जाएगा, और शरीर बेहतर रहेगा, टिकाऊ रहेगा, और तकलीफों का कम से कम सामना करेगा। उसके जीवन में खुशियां, तन और मन स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। गैस कब्ज का अभी हमने समझ लिया कि होता क्यों है, कैसे टॉक्सिन्स बनाने में ये चीज प्रिवेल करती हैं, बढ़ाती हैं, क्या क्या फैक्टर हैं। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि गैस कब्ज जो अजीर्ण कारणों से, इनडाइजेशन कारणों से होता है, उसका कैसे निवारण करें। दोस्तों, दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जब जिस व्यक्ति की जठराग्नि, जठर की अग्नि यानी पेट की अग्नि, जो खाना को पचाने में अहम रोल पैदा करती है, वो अग्नि अगर नियंत्रित नहीं होगी तो ये समस्याएं रहेंगी। अगर ये नियंत्रित रहेगी, रेगुलेट रहेगी, तो आप गैस कब्ज अफारा होगा ही नहीं, और ये जब नहीं होगा तो धीरे धीरे अगली बीमारियां नहीं होंगी। अब विषय आता है कि जठराग्नि को कैसे रेगुलेट करें, कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि जठर की अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट अग्नि है, और यही सभी अग्नियों का पोषक भी है।
धातुओं की अग्नि और एलिमेंटल लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर जो अग्नि काम करती है वो लीवर की होती है, जिसको भूताग्नि बोलते हैं। इसलिए जठराग्नि और भूताग्नि ये दोनों जो है अच्छा काम करती हैं। तो धात्वाग्नि जो धातुओं की अग्नि है, यानी उसको बहुत स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति संतुलित बनी रहती है तो बीमारियां भी नहीं होती हैं। अगर हो भी जाती हैं तो बहुत सरलता से ठीक हो जाती हैं। यही आयुर्वेद का व्यापक विषय है और इलाज करने की बड़ी सटीक पद्धति भी है। इन्हीं मौलिक सिद्धांतों पर कठिन से कठिन, जटिल से जटिल रोग ठीक होते हैं और ठीक होने का पूरा रास्ता आयुर्वेद के इंग्रेडिएंट का सही सिलेक्शन करके किया जाता है। यही वैद्य की विधा है, यही वैद्य की सिस्टम है। जो अपचन जठराग्नि की मंदता के कारण या ज्यादा बनने के कारण होता है, उसको रेगुलेट कैसे करें। जठराग्नि बहुत तेज है, हाइपर एसिडिटी का कारण बनती है, जिसमें आंवले का प्रयोग, धनिया का प्रयोग, सौंफ का प्रयोग काफी हितकारी है। आयुर्वेद की इंग्रेडिएंट की बात करूं तो सादा सूत शेखर बहुत काम का है, लेकिन जब यही कारण वायु के कारण होता है, अपचन अगर वायु के कारण होता है, वायु की विकृति के कारण होता है, पेट में गैस और अफारा रहता है, उस केस में हींग, अदरक, लहसुन बहुत काम का है। जब यही दूसरा कारण होता है, ये कफ के कारणों से होता है, यानी पेट में केवल भारी भारीपन है, गैस कम है, लेकिन पेट तना तना सा बहुत टाइट रहता है, उस स्थिति में कब्ज है, पेट अफरा हुआ है, भूख कम लगती है, तो चित्रक का प्रयोग एकदम रामबाण है। तो इंग्रेडिएंट का सही सिलेक्शन, अगर तेजाब वाले को चित्रक का प्रयोग, चित्रक को गलती से ले लेगा तो उसका तेजाब और बढ़ जाएगा। अग्नितुंडी का प्रयोग कर लेगा, अग्नितुंडी वटी का प्रयोग कर लेगा तो उसका जो है और तेजाब बढ़ जाएगा। तो इसलिए रोग के कारण को सही समझना है कि इस पैथोलॉजी के पीछे, इस विकृति के पीछे कौन सा दोषिक फैक्टर इन्वॉल्व है। तो वैद्य चिकित्सा बहुत आसान है, वो आपके अनुकूल है। जैसे आपके लिए खाना कुछ सूट करता है, कुछ सूट नहीं करता है, उसी तरह से वैद्य आपकी बीमारी की दोषिक प्रवृत्ति को समझ जाता है तो आपके लिए सही इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन करने में सफल होता है और आपकी बीमारी को बहुत सहजता से मैनेज कर देता है। ये आयुर्वेद की विशेषता है। इसी परिपाटी को फॉलो करते हुए आयुर्वेद चिकित्सा आज के युग में भी उतना ही वैज्ञानिक है जितना सदियों पहले थी। और यही कारण है कि बीमारी को आयुर्वेद जड़ से ठीक करता है, जड़ पर वार करते हुए ठीक करता है, चाहे वो जटिलताएं किसी भी प्रकार की हो। इस रोचक विषय के साथ एक विषय और साझा करना चाहता हूं कि जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो आपके अपचन के कारणों के फलस्वरूप बनते हैं, वही टॉक्सिन जब ये धातुओं के ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आता है, ये वहां पर ज्यादा काम करता है। अपना जो अंग, जो चैनल, जो धातु कमजोर होती है, जो टिश्यूज कमजोर होते हैं, जो ऑर्गन्स कमजोर होते हैं, जो सेल्स कमजोर होते हैं, उन्हीं पर ये टॉक्सिन्स ज्यादा असर करता है। इसीलिए आप देखते हैं
कि रोग का कारण एक ही है, लेकिन हर एक व्यक्ति विशेष में बीमारियों का जो पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपनी बॉडी का एक तेज है, एक ओज है, एक प्राण शक्ति है। प्राण, तेजस, ओजस ये हर एक अंग की है, हर एक सेल्स की है, एक कॉन्शियसनेस है, एक एनर्जी है, एक फीलिंग है। वो फीलिंग्स के साथ हर सेल उसी तरह से बिहेव करता है। जब वही टॉक्सिन्स कमजोर अंगों, कमजोर टिश्यू पर, कमजोर सेल्स पर अटैक करके वहां की बीमारी पैदा करता है, तो बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून की वजह से डेवलप होती हैं, ऑटो इम्यून टॉक्सिसिटी की वजह से डेवलप होती हैं, जिसको ये मान लिया जाता है क्योंकि बॉडी का ही खुद, आपके अंदर का ही बना हुआ टॉक्सिन्स आपके डिफेंस सिस्टम पर अटैक करके, पर्टिकुलर ऑर्गन को अटैक करके, पर्टिकुलर टिश्यूज को अटैक करके, पर्टिकुलर सेल्स को अटैक करके अलग अलग बीमारियों का नाम दे देता है, जन्म दे देता है, जिसको अलग अलग बीमारियों के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज बहुत सारी हैं। एसएलई कहें, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस करें, ऑटो इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहें, रिमेटॉइड, ऑटो इम्यून रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहें, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। ये सब बीमारियां इन्हीं चैनल से ऐसे ही पैदा होती हैं, और ये जब पैदा हो जाती हैं तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई उपाय नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है कि ये विकृति किन कारणों से हुई है, अननोन इटियोपैथोलॉजिकल फैक्टर होने की वजह से, यानी कारण का ही नहीं पता है कि हुआ क्यों, इसलिए उनके पास समाधान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, आयुर्वेद में अभी मैंने आपके साथ एक छोटा सा विषय साझा किया है कि ये बनते क्यों हैं टॉक्सिन्स, अगर बनते हैं तो कैसे भी फैलते हैं, और फैल जाते हैं तो क्या क्या काम करते हैं, और कैसे कैसे इनका जो है विकृति पैदा होती है, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, और डिस्टर्ब करने के क्या क्या तरीके हैं। जब कारण पता लग गया तो निवारण आसान है। रूट काज को हमेशा मैनेज करें। इसीलिए आयुर्वेद कहता है हमेशा बीमारियों की जड़ पर वार करता है। ये बात 100% सही है, लेकिन आयुर्वेद विज्ञान की वैज्ञानिकता को प्रूव करने के लिए, वैलिडेशन को प्रूव करने के लिए ऐसा कोई मॉडर्न मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम नहीं डेवलप हो पाया है, जिसकी वजह से आज इस विज्ञान को भी अपनी गुणवत्ता को, अपनी शक्ति को प्रूव करने के लिए अलग अलग क्वेश्चन लोग रखते हैं। लेकिन आयुर्वेद संपूर्ण जीवन का विज्ञान है, और इस विज्ञान का जीवन में बहुत उपयोग है। रोग हो गया तो रोग निवारण का भी है, और रोग नहीं हुआ तो स्वस्थ कैसे रहें, दोनों का बहुत ही परिमार्जित, सुलभ और सफल इंतजाम है। तो जठराग्नि को नियमित करके बहुत सारे होने वाले रोगों से बच सकते हैं, निकल सकते हैं। जैसा मैंने कुछ उदाहरण देकर वात, पित्त, कफ जो वैद्य समझता है, जिस एंगल से वैद्य अवलोकन करता है, वो विषय आपके साथ साझा किया। अब विषय ये आता है कि गैस कब्ज अफारा है
लेकिन लोग कहते हैं कि मैं फला नाम की दवाई ले रहा हूं, कुछ दिन असर करती है फिर बेअसर हो गई। इसमें मैं आप लोगों की मदद करता हूं। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो बाजार में बिकने वाली औषधियां सभी ठीक हैं, लेकिन चयन में गलती हो रही है। यानी जो आपको चाहिए प्रोडक्ट, जो आपको इलाज चाहिए, जो आपका समाधान चाहिए, समाधान देने वाला फॉर्मुलेशन है, वो आपको पता नहीं है। इसलिए सभी लोग इसको रैंडम अप्रोच करते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, कोई नित्यम खा रहा है, कोई डाइजोलाइफ कैप्सूल खा रहा है, कोई कॉलन डिटॉक्स कैप्सूल खा रहा है, कोई पाउडर खा रहा है, कोई नित्यम चूर्ण खा रहा है, कोई कायम चूर्ण खा रहा है। मतलब इस तरह की दवाइयां लोग प्रयोग कर रहे हैं। कोई जो है मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, या बहुत सारे एलोपैथ में लग्जेटिव्स इस तरह से भी हैं, केमिकल लग्जेटिव, उसको लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव। दोस्तों, इस विषय पर मैं छोटा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के लिए हर दवा अनुकूल नहीं है, जिस तरह से हर व्यक्ति के लिए हर खाना अनुकूल नहीं है। फॉर्मुलेशन को अंडरस्टैंड करें, कारण को पहले अंडरस्टैंड करें कि एसिडिक फैक्टर है, नॉन एसिडिक फैक्टर है, या हाइपोक्लोरहाइड्रिया का फैक्टर है, या वात जनित कारण है। इन फैक्टर को असेस करते हुए उसी के अनुरूप इन डाइजेशन को करेक्ट करने का सिस्टम जैसे ही आपको मिलेगा, उसकी दवा आपको मिलेगी। ऐसा इंग्रेडिएंट आपको अगर मिल जाता है तो ये सोच लीजिए कि आपका अपचन भी ठीक होगा, गैस भी ठीक होगी, अफारा भी ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे कब्ज भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये है विषय। इसलिए आप लोगों का सिलेक्शन सही नहीं होने के कारण स्टिमुलेंट लग्जेटिव लेते हैं। किसी में सेना लीफ ज़्यादा होती हैं, किसी में मुलेठी होती है, किसी में नमक वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्योंकि नमक वाले इंग्रेडिएंट्स फॉर्मुलेशंस आंतों पर कुछ समय तक क्लेदक का काम करते हैं, लिक्विफिकेशन का काम करते हैं। कुछ लोग आप देखे होंगे कि गर्म पानी में थोड़ा सा हल्का नमक भी डालकर सेवन करते हैं, कहते हैं कुछ दिनों से मुझे अच्छा लाभ हुआ, लेकिन सबके लिए नहीं ठीक है। और नमक का प्रयोग इस तरह से लगातार नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है क्षार, नमक और पीपली का लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। 15 से 20 दिनों तक मैक्सिमम करना चाहिए। अगर ये आपके लिए कारगर नहीं होता है तो इसको छोड़ देना चाहिए। अन्यथा जिन बीमारियों को निकालता है उसी बीमारियों को दोबारा होल्ड करने लगता है, पकड़ने लगता है। लेकिन कुछ भाई इस बात को नहीं समझते। तो जो फायदा देने वाली चीज होती है वही नुकसान करने लगती है। आप इस बात को समझ नहीं पाते। इसलिए वैद्य की देखरेख, एक्सपर्ट की ओपिनियन, डोसिक स्टेट को समझते हुए सही इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन आपके जीवन में उतने ही कारगर का भूमिका निभाता है। ये समझिए कि आपने एक एक्सपर्ट एडवाइस से सही इंग्रेडिएंट आपने ले लिया और आपकी सारी समस्या ठीक, इंडाइजेशन भी ठीक हो गया, टॉक्सिन्स जो बन रहा था वो भी धीरे धीरे डाइजेस्ट हो गया या एलिमिनेट हो गया, या लग्जेटी द्वारा उसको बाहर निकाल दिया, और जो अढेर होकर टिश्यूज लेवल तक पहुंच गए हैं वो भी धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर शरीर पूरी तरह से नवीन हो जाता है। सेल्स और जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे स्ट्रांग और अपनी पुनर्ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पहले की जो उसकी कार्य क्षमता होती है वो ठीक ढंग से करने लगते हैं। इस प्रकार से रोग और व्याधि वो धीरे धीरे समूल रूप से नष्ट हो जाती है और व्यक्ति की दिनचर्या ठीक हो जाती है, काम उसका सही हो जाता है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। गैस, कब्ज, अफारा के लिए किस दवा का कैसे सिलेक्शन करें,
मैं आपको विषय पर प्रकाश डाला, लेकिन मैं भार्गव आयुर्वेदा में निर्मित इस प्रकार की दवाइयों से आपको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको कि आप ये समझ पाए कि कौन सा किसके लिए उपयोगी है। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान पेट के रोगों में जटिल से जटिल, कठिन से कठिन रोगों का बड़ा सफलतापूर्वक इलाज करता है। इतना ही नहीं, और सेगमेंट में जैसे इनफर्टिलिटी में, माइंड वेलनेस में, एलर्जी की प्रॉब्लम चाहे साइनस की हो चाहे स्किन की, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम में, डायबिटीज में, नर्व और मस्कुलर प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा शोध है, परिणामदायी फॉर्मुलेशन है और वैद्य की विधा है, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक परिपाटी पर वैज्ञानिक तरीके से लोगों के लिए सुलभ कराई जा रही है। आप सभी लोग भी इसका मौका का फायदा उठा सकते हैं। कब्ज के लिए भार्गव आयुर्वेदा संस्थान में जो लोग एसिडिटी के पीड़ित हैं, उनके लिए पित्तांतक ग्रेन्यूल्स बनाया है। पित्तांतक ग्रेन्यूल्स फॉर्मुलेशन है, जिसको 2 चम्मच रात को लेने से एसिडिटी भी ठीक होगी, गैस भी ठीक होगी, अफारा भी ठीक होगा, अपचन भी ठीक होगा। जिन लोगों को नॉन एसिडिक है कॉन्स्टिपेशन और अफारा, उनके लिए डाइजो अप ग्रेन्यूल्स बनाया है, जो डाइजेशन की क्रिया को अपग्रेड कर देता है और एक ही दवाई इंडाइजेशन को भी ठीक करती है, पेट को भी साफ करती है, गैस कब्ज को भी नहीं बनने देती है। और रैंडम तरीके से देखा जाए, जिन लोगों को कफ और वायु के कारणों से होता है, कोई क्रैम्प्स नहीं होता है, केवल पेट अफरा रहता है और तनाव का कारण बनता है, या 2-2 दिन तक जो है मल निष्कासन में उनको कठिनाई होती है, उसके लिए कॉलन डिटॉक्स कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है, जिसका आप सेवन करके 1 या 2 कैप्सूल रात को सोते समय गर्म पानी से लें। निरापद 100% सफल औषधि है, जो खुद हमने लंबे शोध और गहन वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन पर डेवलप किया है, और 1 कैप्सूल भी पूरी तरह से कामयाब है और सफल है। रात को सोते समय केवल गर्म पानी से लेना है, जो पूरी तरह से शुद्ध है, सुरक्षित है, पूरी तरह से हर्बल इंग्रेडिएंट्स के फॉर्मुलेशन पर बेस्ड है। तो आज का हमारा विषय था अपचन, गैस, अफारा, कब्ज, इसके क्या होते हैं कारण और इसका क्या होता है निवारण, उस विषय पर विषय सेहत संदेश के माध्यम से साझा किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरा व्याख्यान समझ में आया होगा और आप इसका अपने जीवन में लाभ जरूर उठाएंगे। इसी के लिए फिर अगले एपिसोड में, सेहत संदेश के अगले एपिसोड में अलग विषय के साथ आप लोगों के सामने पुनः अपना विषय साझा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।